हेलो एवरीवन, एक्सपोनेंशियल फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वेव्स स्ट्रिंग के ऊपर किस तरीके से बनती है। उसका जो मैंने पेपर कल वाले वीडियो के अंदर आपको पोस्ट किया था उसी का वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अगला टेस्ट पेपर अवेलेबल है जो कौन सा है, साउंड वेव्स पे बेस्ड है। तो दोनों ही जो टेस्ट पेपर है उनसे रिलेवेंट थ्योरी मैंने आई बटन के अंदर ऐड कर दी है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले थ्योरी देखें, उसके बाद में इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। क्या दिया हुआ है कि फॉर द वेव शोन इन फिगर के अंदर वेव शोन है। ठीक है, द इक्वेशन फॉर द वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव जो है वो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, विद वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड, मतलब ये v दिया हुआ है आपको, वेव की स्पीड दी हुई है। व्हेन इट्स पोजीशन एट t इक्वल्स टू जीरो, मतलब t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी पोजीशन, वेव की पोजीशन के बारे में बताया गया है। आपको क्या मालूम करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको वेव की इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, द इक्वेशन ऑफ द वेव। देखो इक्वेशन ऑफ द वेव जो होता है, अगर अपन वो कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि y इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, y इक्वल्स टू a साइन, है ना। वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो आपके पास क्या आएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों के साइन अपोजिट आते हैं, मैंने ये थ्योरी के अंदर बताया था आपको कि ओमेगा टी और के एक्स, इन दोनों के साइन अगर अपोजिट है, इसका मतलब क्या होता है कि वेव मस्ट बी ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको ओमेगा टी माइनस, कहीं कहीं आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स भी मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है, के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है। तो आपको कुल मिलाकर क्या करना है, एम्पलीट्यूड लिखना है। एम्पलीट्यूड जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एम्पलीट्यूड कितना है, ये मीटर के अंदर है 0.05। एम्पलीट्यूड अपने को पता है, तो एम्पलीट्यूड हो गया 0.05, राइट। एक काम करते हैं, सब इंडिविजुअल अपन निकाल लेते हैं एक एक करके, है ना। तो एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ सबसे पहले मैं। तो एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 0.05। वाई क्या है, मीटर के अंदर है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद के जो होता है वो क्या होता है आपके पास, 2 पाई बाय लेमड़ा। के क्या होता है, 2 पाई बाय लेमड़ा। अब यहाँ से मुझे लेमड़ा चाहिए सबसे पहले। तो लेमड़ा अगर आप ऑब्जर्व करो तो लेमड़ा क्या होता है, तो देखो यहाँ पर वेव जो है वो क्या है, ये इधर क्या है, एक्स, ये पोजीशन दी हुई है आपको, है ना। एक्स एक्सिस पर एक्स है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, एक साइकिल में जो लेंथ कवर होती है वो वेवलेंथ होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या हो गया, 1 लेमड़ा हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस क्या हो गया, 2 लेमड़ा, है ना। ये हो गया लेमड़ा, फिर ये एक और क्या हो गया, लेमड़ा, और ये हो गया मेरे पास लेमड़ा बाय 2, हाफ वेव हो गई। तो टोटल हो रहा है मेरे पास 2.5 लेमड़ा। टोटल कितना हो रहा है, 2.5 लेमड़ा। तो 2.5 लेमड़ा की वैल्यू आपको दी हुई है 20, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेमड़ा इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो पॉइंट हटाओगे तो उधर जाएगा मेरे पास 200, तो ये हो जाएगा लेमड़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेमड़ा आ गया, तो यहाँ से अपन के लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाय लेमड़ा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 जा 8 हो गया, और ये 10⁻² ऊपर जाके 100 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 314 होल डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा के की वैल्यू। तो 314 डिवाइड बाय 4, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो के होता है, या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अपने दो ऑप्शन तो अपन हटा दिए यहाँ से। अब ए और सी में से एक देखना है, तो मेरे को ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। और वैसे भी देखो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना है, 0.05 है ना। तो एम्पलीट्यूड 0.05 इसी में है, इसमें तो नहीं है। सो डायरेक्टली आप ए टिक कर सकते हो यहाँ से, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। तो ओमेगा निकालने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, केवी, केंद्रीय विद्यालय, सीधा याद रखो आप। और वी जो होता है स्पीड ऑफ वेव होता है। तो ओमेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, के तो आ गया आपके पास 314/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। स्पीड आपको दी हुई है 350, ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। ये बहुत बढ़िया, ऑलराइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। तो पहले का क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, क्या दिया हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ये ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, वी पार्टिकल मैक्स जो है इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी को स्मॉल वी से लिख रहे हैं अपन। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो अपने को पता है, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा होती है। ये हो गया 4, और अपन ने अभी देखा था ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, के वी होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, के वी। तो वी को क्या लिखता हूँ मैं यहाँ से, ओमेगा अपॉन के। तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें, कुल मिला के रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको रिलेशन को मुझे यहाँ पर देखना है। तो एम्पलीट्यूड, इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, वाई नॉट। तो वाई नॉट तो क्या हो गया मेरे पास, एम्पलीट्यूड
और 4 डिवाइडेड बाय के क्या हो गया मेरे पास 2 पाई बाय लैम्बडा। तो 2 2 जा 4, रिलेशन क्या लैम्बडा का निकालना है, तो यहाँ से लैम्बडा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लैम्बडा देखोगे आप तो लैम्बडा विल कम आउट टू बी व्हाट, कितना हो गया ये वाई नॉट पाई एंड डिवाइडेड बाय 2। तो वाई नॉट पाई डिवाइड बाय 2, तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा वैसा लिख रहे हैं अपन, फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होना होगा, है ना। कोई भी थ्योरी में दिक्कत आती है तो वीडियो को देखो, आई बटन के अंदर मैंने अटैच किया हुआ है। चलो ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, बोथ द स्ट्रिंग शोन इन फिगर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। द पुलीज आर लाइट। ठीक है, द वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ए बी इज v1 एंड सी डी के अंदर कितनी v2। ए बी के अंदर स्पीड जो है वो v1 है और स्पीड का फॉर्मूला v1 जो होता है वो क्या होता है रूट टी बाय म्यू। वो क्या होता है टी बाय म्यू। या एक और फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। टी अपॉन म्यू को अपन रो इंटू ए भी लिख सकते हैं, रो ए। तो देखो सेम मटेरियल है मतलब डेंसिटी सेम। एक मिनट दूसरे पे भी चलते हैं अपन। देखो अब दूसरा कौन सा है सी डी। सी डी की बात करें तो सी डी के लिए v2 स्पीड दे रखी है v2 और ये v2 जो होगा वो क्या हो जाएगा। अब ये टेंशन यहाँ पर t है। देखो एक चीज़ आपको पता होगी, एनएलएम के अंदर पढ़ा होगा कि अगर ये टेंशन t है, ये वाला टेंशन भी मेरे पास t अगर है, क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होता है, तो इधर टेंशन आपके पास क्या हो जाएगा 2t। इधर टेंशन क्या हो जाएगा 2t। तो t नहीं लिख के मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2t, क्या लिख दिया यहाँ पर 2t। तो 2t अपन रो हो गया। इसकी स्पीड लिखोगे तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, इसमें आएगा टेंशन t अपॉन रो। मटेरियल सेम है इसलिए डेंसिटी वही और क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेरे पास सेम है। बस अब यहाँ से v1 अपॉन v2 निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो v1 अपॉन v2 बस डिवाइड करो यहाँ पर, रोए तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v1 में कितना है 2t और v2 में कितना है t। रोए कैंसिल हो गया और t भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया रूट 2, क्या आ गया मेरे पास रेशो आ गया। तो c विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। हर चीज़ मैंने वहाँ पर क्रैश कोर्स की वीडियो के अंदर हर एक चीज़ मैंने वहाँ पर बता रखी है ना, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है कि 3 ब्लॉक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ब्लॉक जो ये कितना है 1.6 किलोग्राम का है, दूसरा ब्लॉक भी 1.6 किलोग्राम का है, तीसरा ब्लॉक 3.2 किलोग्राम का है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर ए बी सी डी एंड डी ई। लीनियर मास डेंसिटी वायर ए बी की लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है 10, मतलब म्यू दे रखा है आपको 10, कितना दे रखा है 10, ये ग्राम पर मीटर में है ना, ग्राम पर मीटर में दे रखा है। और सी डी वायर का दे रखा है मेरे को म्यू 8, बस मैं यूनिटी लिख रहा हूँ है ना, एक बार लिख दी मैंने। और इसका भी म्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10। ऑलराइट, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस्ड इन ए बी सी डी एंड डी। देखो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल अपने को पता है, v इक्वल्स टू होता है रूट टी अपॉन म्यू। अब मैं सबसे पहले ए बी वायर की बात करता हूँ। देखो ए बी वायर को अगर आप देखोगे, ये ए बी वायर के अंदर टेंशन किसकी वजह से आएगा, इन तीनों ब्लॉक की वजह से आएगा, क्योंकि तीनों ब्लॉक मिलकर इसके ऊपर इतना वेट लग रहा है। तो ए बी वायर के अंदर अगर मैं टेंशन लिखना चाहूँ तो टेंशन हो जाएगा मेरे पास m इंटू जी, और m इंटू जी लिखना है मेरे को m टोटल मास, तीनों मास कितने होगा 3.2 1.6 1.6, ये हो जाएगा आपका 6.4। और ये किलोग्राम में है क्या, किलोग्राम में बिल्कुल, तो 6.4 इंटू जी हो गया 10, तो ये हो जाएगा मेरा 64। ये हो गया ए बी वायर का टेंशन और म्यू दिया हुई है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ सकता है, ए बी वायर के अंदर स्पीड निकल लेते हैं अपन, तो वी ए बी यहाँ से लिखो आप अंडर रूट टी बाय म्यू। टी तो हो गया 64 और म्यू कितना हो गया 10। ये ग्राम पर मीटर है तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो देखो यहाँ से वी ए बी कितना आ जाएगा, ये 10⁻, कुल मिलाकर ये 6400 आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा तो 6400, और 6400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा मेरे पास 80 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए बी आ गया 80, तो बी और सी तो इनकरेक्ट हो गया। अब 80 यहाँ पर भी है, तो एक और निकाल के देखना ही पड़ेगा अपने को। बी सी देख लेते हैं, तो बी सी वायर है ना, बी सी वायर, तो बी सी वायर का टेंशन देखते हैं अपन। टेंशन का फॉर्मूला वापस वो एम जी, लेकिन बी सी वायर को जब आप देखोगे ए बी बी सी, एक मिनट यार, ए बी सी डी है, सॉरी है ना, सी डी है, इसको है ना, सी डी वायर की बात कर रहे हैं, m इंटू जी। अब सी डी वायर, इस सी डी वायर पे कितना है, ये दोनों मिलाकर टेंशन प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 3.2 किलोग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 10
कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 32 न्यूटन। ये हो गया टेंशन। और म्यू तो दे रखा है मेरे को, सी डी वायर का म्यू 8 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास स्पीड, सी डी वायर के लिए स्पीड जो आएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी रूट टी बाय म्यू। टी हो गया मेरे पास 32 और म्यू दे रखा है आपको कितना 8, और ऊपर आ गया था 10^2 आ जाएगा जैसे नीचे वाले में आया था, है ना, कट के सेम। अरे सॉरी यार, 8 वापस देख लेते हैं यार, 8 इंटू, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करने का 10⁻³ तो 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 2 बार आ गया और 10 और बार आ जाएगा और 10 अंदर रह जाएगा। समझो ये 1000 है ना, ऊपर जाके 1000 हो गया, 1000 में 100 बार लिया तो 10 और 10 अंदर रह गया, तो ये हो जाएगा 20√10। 20√10 ये फर्स्ट वाले में आ रहा है बिल्कुल। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से तीसरा वाला वायर कौन सा, डी ई वायर को जब निकालोगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 1.6 की वजह से आएगा, 16 टेंशन हो जाएगा। और नीचे डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻, ये देखो 40 आ रहा है, दिख रहा है साफ ही, राइट। 10 तो सेम है, बस टेंशन हाफ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, अ हैवी बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ मोटर कार, है ना, एक मोटर कार है, मोटर कार की सीलिंग से एक हैवी बॉल एक स्ट्रिंग के थ्रू लटकी हुई है, ठीक है। अ ट्रांसवर्स पल्स ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 cm/s ऑन द स्ट्रिंग। भाई ये पल्स ऊपर जो जा रही है वो कितने से जा रही है, इसकी स्पीड जो दे रखी है 50। अगर मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखूँ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v = √T/μ। तो 50 = टेंशन, टेंशन कितना हो जाएगा, mg/μ। ये हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या, ठीक है, 50 cm/s ऑन द स्ट्रिंग व्हेन द कार इज एट रेस्ट एंड 52 cm/s व्हेन द कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं था, यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ नहीं था। अब जैसे अगर ये एक्सेलरेट करे, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था, 0। अब यहाँ पर जैसी कार एक्सेलरेट करेगी, समझो इसको आप, जैसी कार एक्सेलरेट करेगी, है ना, सपोज कार इधर एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो जो बॉल होगी उसके ऊपर एक शूडो लगेगा, शूडो फोर्स, मतलब या इस बॉडी का एक्सेलरेशन देखो तो वही होगा जो कार का होगा, और जी उसके ऊपर लग ही रहा है। तो यहाँ पर टेंशन जो आएगा, वो टेंशन जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, टी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, है ना, इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वजह से टेंशन आएगा, और ये क्या होगा, जी इफेक्टिव। और यहाँ से जी इफेक्टिव अगर आप लिखोगे ये हो जाएगा √G² + A²। तो यहाँ से अगर आप अब यहाँ से टेंशन लिखोगे, अब यहाँ से टेंशन टी जो होगा वो कुछ अलग होगा, वो m × G इफेक्टिव होगा, है ना, वो टेंशन टी जो होगा वो क्या, m × G इफेक्टिव हो जाएगा, इतना सा। और स्पीड में परिवर्तन आ गया आपका कितना, 52। तो 52 = √T/μ। टी कितना हो गया, m, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, √G² + A²। इस अंडर रूट को मैं पावर में लिख देता हूँ, पावर हाफ, ठीक है, और अपॉन म्यू। ये दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन में कुल मिलाकर एक एक्सेलरेशन जो है वो अननोन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी इसके अंदर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आप, ठीक है, फिर डिवाइड कर देना, m/μ तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल डी आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। क्या दिया हुआ है कि 2 स्मॉल बोट्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ लेक। सपोज ये लेक है, दोनों के बीच का सेपरेशन, बोट है, ये बोट 1 है और एक ये बोट 2 है, ठीक है। इनके बीच का सेंटीमीटर कितना है सेपरेशन, 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मीटर 10 मीटर है, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर है, ठीक है। ईच पॉप्स अप एंड डाउन विद अ पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। मतलब इनका मतलब लेक के ऊपर क्या होगा, ऊपर नीचे होगी, तो जब ऊपर नीचे हो रही है तो उस समय कितना टाइम पीरियड लग रहा है इनको, टाइम पीरियड कितना ले रही है, 4 सेकेंड। मतलब ऊपर नीचे, मतलब क्रेस्ट पर पहुंची, वापस ट्रॉफ पर गई और वापस क्रेस्ट पर पहुंच गई, क्रेस्ट से ट्रॉफ है और ट्रॉफ से वापस क्रेस्ट। समझ में आया, क्रेस्ट और ट्रॉफ तो समझ में आता है आपको, ये वेव ऐसे बनती है ना, ये तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बोट होगी ऊपर नीचे हो रही होगी तो उसका टाइम पीरियड कितना, 4 सेकेंड दिया हुआ है। व्हेन वन बोट इज एट हाईएस्ट पॉइंट द अदर बोट इज एट लोएस्ट पॉइंट। मतलब आपका कुछ ये ऐसा दिया हुआ है ना, बोट 1 जब हाईएस्ट पॉइंट पर है
तो बोट 2 जो है वो कहाँ है, लोएस्ट पॉइंट पर है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। मतलब ये जो सेपरेशन है आपका ये कितना हो गया, ये 2 है और ये आपका कितना है 10 मीटर आपको दिया हुआ है। ये क्रेस्ट है और ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रॉफ, इसी को तो बोलते हैं अपन लोएस्ट पॉइंट। बोथ बोट्स आर ऑलवेज विद अ सिंगल साइकिल ऑफ द वेव्स विद इन, मतलब ये सिंगल, हाँ मतलब ऑलरेडी अपन ने सिंगल साइकिल ही बना दिया ना, सिंगल साइकिल ही हो गया ये, सिंगल साइकिल मतलब दोनों जो बोट है वो विद इन द सिंगल साइकिल ही है, मतलब एक ही साइकिल के अंदर है। ऐसा नहीं मतलब कोई हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर भी तो हो सकता है दूसरा, एक और वेव अगर मैं यहाँ पर एक और वेव अगर मैं यहाँ पर बनाता, समझो आप यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक और वेव बना देता तो यहाँ पर भी तो हो सकती थी फर्स्ट बोट, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाई अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, अपन ने बनाई यहाँ पर क्योंकि ये एक साइकिल के अंदर आ गया है। ठीक है, अभी बोल रहा था स्पीड ऑफ द वेव, वेव कहीं ना कहीं इधर जा रही होगी अगर सपोज, तो उस वेव की स्पीड मुझे मालूम करनी है। देख स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला सिंपल अपने को पता है, लेमड़ा बाय टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है तो लेमड़ा बाय टी। अब लेमड़ा निकालना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का ये लेमड़ा जो है वो कितना, लेमड़ा बाय 2 है। सोचो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेमड़ा है वो कितना होगा, लेमड़ा बाय 4, और यहाँ से यहाँ तक का भी लेमड़ा जो है वो कितना है, लेमड़ा बाय 4। तो टोटल तो लेमड़ा बाय 2 की वैल्यू आपको दी हुई है ना, लेमड़ा बाय 2 की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ से लेमड़ा कितना हो जाएगा आपके पास 20 मीटर, बस लेमड़ा 20 हो गया। और टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा, 4 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 6 का क्या हो गया मेरे पास, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग शोन इन फिगर इज मूविंग टू द राइट, ठीक है राइट में जा रही है विदाउट चेंजिंग शेप, ठीक है विदाउट चेंजिंग शेप राइट में जा रही है, तो इसको राइट में लेके चल रहे हैं अपन, थोड़ा सा फील आ जाएगा है ना, विदाउट चेंजिंग शेप, ये ऐसे चल रही है, ठीक है राइट में। पार्टिकल एट पोजीशन x1 इक्वल्स टू 1.5, ये 1.5 यहाँ पर क्या आएगा और 2, और दूसरा क्या है 2.5 मेरा यहाँ का आएगा, मतलब इसके जस्ट ऊपर, मतलब ये वाला पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल, और इसके जस्ट ऊपर मतलब ये वाला पार्टिकल, ठीक है ये वाला पार्टिकल। अब इसने क्या पूछा है यहाँ पर, ठीक है दो पार्टिकल, देयर ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट द मोमेंट शोन इन फिगर आर अलोंग डायरेक्शन, उनकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी मतलब ये पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप देखो जैसी वेव आगे बढ़ी तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल जो था वो एक तरीके से कहाँ है, नीचे आया है, उसकी पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट हुई, तभी तो वेव का शेप ऐसा अगर आ गया है। इसका मतलब ऐसा आने का रीजन क्या है, जो भी पार्टिकल्स है मतलब या इस लाइन पे जो भी पार्टिकल थे वो सारे नीचे शिफ्ट हुए हैं, ये देखो समझो इसको, इस लाइन पे जो भी पार्टिकल है वो सारे नीचे शिफ्ट हुए हैं, सारे नीचे शिफ्ट हुए हैं, ये सारे नीचे शिफ्ट हुए हैं, और इस लाइन पे जो भी पार्टिकल थे वो सारे ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तभी तो वेव का शेप मेंटेन रहेगा ये। अब इसने पूछा है कि डायरेक्शन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो पहले पार्टिकल का तो कहाँ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, और दूसरे पार्टिकल का पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पार्टिकल तो क्या नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो ए और सी तो रॉन्ग हो गए, तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, मैं सारी थ्योरी मैंने डिस्कस की हुई, आप एक बार जाके देखो, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, फिर बाद में है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मत देखना, अगर थ्योरी नहीं आती है तो आप बिल्कुल फील ही नहीं आएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट ऑब्जर्व्स 54 वेव्स रीचिंग द कोस्ट पर मिनट, एक मिनट में 54 वेव्स आ रही है, मतलब 60 सेकंड में 60 सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव्स आ रही है वो कितनी आ रही है 54, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स आएगी। वेव का मतलब क्या होता है, एक साइकिल ही तो होता है, वेव का मतलब क्या होता है एक साइकिल, तो 60 सेकंड में कितने साइकिल बन रहे हैं 54, तो एक सेकंड में कितने साइकिल बनेंगे 54 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ये क्या आ गया 0.9, और एक सेकंड में जितने साइकिल बनते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक तरीके से क्या बनी, क्या दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसने क्या बोला, इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज लेमडा 10 मीटर है, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव, भाई वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया मेरे पास। ये एफ कितना है मेरे पास 10 सॉरी 0.9, और लेमडा आपको कितना दिया हुआ है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या दिया हुआ है कि साइनोसॉइडल वेव्स 5 सेंटीमीटर इन एम्पलीट्यूड,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, साइनसोइडल वेव्स 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, क्या एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ये। ठीक है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये एम्पलीट्यूड हो गया। आर टू बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्ट्रिंग हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर में ये म्यू दिया हुआ है आपको, ये म्यू दिया हुआ है। इफ द सोर्स कैन डिलीवर अ पावर, ये पावर पी दी हुई है, एंड द स्ट्रिंग इज अंडर अ टेंशन, ये टेंशन टी दिया हुआ है। देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एफ एट विच द सोर्स कैन ऑपरेट इज, तो एफ की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर आपको पावर का फॉर्मूला अगर ध्यान हो, पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या था, 2 पाई स्क्वायर, मैंने आपको याद भी करवाया था, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव। अब यहाँ पर बस ये फॉर्म 2 पाई स्क्वायर, ए क्या एम्पलीट्यूड, एफ फ्रीक्वेंसी, म्यू मास पर यूनिट लेंथ और वी क्या है स्पीड। इसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला अपन थोड़ा और एलोबरेट कर दें तो देखो क्या बन जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू अंडर रूट टी बाय म्यू, और इसको कर दूं, इस म्यू से रूट कैंसिल होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर अंडर रूट टी मल्टीप्लाइड बाय म्यू। ये म्यू अंदर जाएगा, म्यू स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर म्यू से म्यू कैंसिल, दो पर बचेगा म्यू। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अभी देखो पावर दी हुई है आपको, बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। देखो क्या पावर, पावर का फॉर्मूला, पावर कितनी दी हुई, 90 वॉट इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 10 ले लेना, तो अपन 10 ले लेते हैं। अभी बहुत बढ़िया, काम आसान कर दिया। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब 5 5 या 25 और सेंटीमीटर में है, इसलिए स्क्वायर है तो 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। फिर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एफ स्क्वायर, और फिर अंडर रूट में टेंशन, टेंशन दी हुई थी देखो कितनी 100, और म्यू दे रखा है आपको लीनियर मास डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर में ही है, तो ये 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² को नीचे ले रहा हूँ मैं, 100 10⁻² ये तो होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 90 इक्वल्स टू, देखो 4 बार आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻³ या इसको -4 ही रहने दो, इसको 10 रहने दो, और ये 10⁻⁻4, और ये क्या हो गया मेरे पास एफ स्क्वायर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 9, और इधर ये 10⁻⁻4 ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 100, कुछ रह गया क्या, हे भगवान। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.3 हर्ट्स। हाँ भाई साहब क्या रह गया भाई, 2a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू म्यू वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वी, वी इक्वल टी बाई म्यू होता है, म्यू म्यू हो गया, ठीक है, रूट टी म्यू। तो यहाँ से 2 पते को 90 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 90 इक्वल्स टू 2 है, पाई स्क्वायर 10 लिख दिया। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड दे रखा है मेरे को 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 से 25 सेंटीमीटर मतलब मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻4, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है, और टी म्यू टेंशन 100 न्यूटन, ठीक है, और म्यू दे रखा है किलोग्राम पर मीटर, तो 4/100 100 सही है यार सब मामला, 0.3 आएगा ये बिल्कुल, इसको 0.3 कर लेना, शायद पॉइंट या तो पॉइंट लगा होगा यहाँ पर, ये है ना, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ से सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर एकदम। और देख लो कुछ रहे तो नहीं क्या, 25 चौक 100 एकदम व्यवस्थित है भाई साहब। 100 यहाँ से, अरे 1 मिनट मिस्टेक हो गई ना भाई साहब, मिस्टेक हो गई, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 ये 900 आएगा ना, 10⁻⁻4 है ना ये, तो ये 900 आएगा, ये 900, तो 900 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर है ना, तो एफ इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 आएगा भाई, 30 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं हो सकता, 30 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें, क्या दिया हुआ है, द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन ए स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ साइन वेव इज 0.4 व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 2 mm, ठीक है। किसी एम्पलीट्यूड पे पावर दी हुई है, व्हाट एवरेज पावर विल ट्रांसमिटेड थ्रू, मतलब पावर निकालनी है आपको, इसको मैं P2 बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं P1 के करस्पॉन्डिंग जो भी एम्पलीट्यूड है उसको मैंने बोल दिया A1, ट्रांसमिटेड थ्रू दिस पॉइंट इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड टू 4 mm,
इसको बोल दिया मैंने A2। एम्पलीट्यूड को 4 mm पर इंक्रीज कर रहे हो। देखो पावर, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2π², अभी देखा था ना पिछले वाले में, A² F² इंटू V। मतलब एम्पलीट्यूड और पावर का रिलेशन देखोगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मेरे पास, A²। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, बस यहाँ से क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो ये हो जाएगा P2/P1 इक्वल्स टू A2² अपॉन A1² या A2/A1 का होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, तो P2 विल कम आउट टू बी व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय P1। P1 कितना दे रखा है 0.4 इंटू A2/A1 का होल स्क्वायर। तो A2 दे रखा है आपका 4 mm में, और A1 भी कितना है 2, ये mm में ही है ना, तो इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि mm से mm कैंसिल हो जाएगा। तो 0.4 इंटू ये 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 1.6 वॉट। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यार पढ़ो यार, 2 मिनट यार, प्यास लगने लग गई भाई, गला चल गया। मिरिंडा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है कि 2 waves of amplitude A1 and A2 respectively and equal frequency travels through same point towards same point, the amplitude of the resultant wave। देखो अगर SHM का रिजल्टेंट आपने पढ़ा था A इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, अपन ने क्या देखा था, वेक्टर की तरह ही होता है वो, A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi, ये अपन ने पढ़ा था। तो एम्पलीट्यूड, अब वेक्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिजल्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो A1 माइनस A2 से लेकर A1 प्लस A2 तक होती है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वैल्यू कहाँ होती है, ये इसको तो अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और ये मेरे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। ये अपन वेक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू A1 माइनस A2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस A2। सो कहाँ से कहाँ तक, सो बिटवीन A1 प्लस A2 एंड A1 माइनस A2 एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक वेरी होगा। ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 12 देखो आप क्या दिया हुआ है, अ वेव पल्स ट्रेवलिंग ऑन अ 2-piece स्ट्रिंग, ठीक है, गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड एट द जंक्शन। ठीक है, 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग बना देते हैं भाई। एक स्ट्रिंग ये हो गई और यहाँ पर जॉइंट लगा के आपने एक और स्ट्रिंग बनाई होगी। ठीक है, 2 स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नंबर 1, ये स्ट्रिंग नंबर 2। द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड इन शेप एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वेव। द इंसिडेंट वेव स्पीड v, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने यहाँ पर, अगर आपको याद हो, इसने क्या बोला, द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड। मतलब अगर सपोज यहाँ से इंसिडेंट वेव ये है, तो रिफ्लेक्टेड वेव अगर इन्वर्ट हो रही है तो डेफिनेटली जो आगे वाली स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। ये वाली स्ट्रिंग मोटी होगी, ये अपन पढ़ चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, ये मोटी होगी तभी मेरा तभी पॉसिबल है रिफ्लेक्ट हो गया। इन्वर्ट तभी होगी जब आगे वाली क्या होगी, मोटी होगी। और ट्रांसमिटेड जो होती है वो एज इट इज जाती है, और इसमें अपन ये पढ़ा है, अगर इसकी स्पीड है ना, अगर इसकी स्पीड मैं बोलता हूँ क्या है v1, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी v1, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों सेम स्पीड से आती है। आपने पढ़ा होगा जब मीडियम चेंज होते हैं तो स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड, अब दोनों यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। मैंने ये चीज़ भी बताई थी, अगर 2 स्ट्रिंग, एक पतली एक मोटी है, अगर एक साथ अटैच कर देते हो तो टेंशन जो होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। लेकिन स्पीड जो होगी, अगर इसकी स्पीड में बोल देता हूँ v2, तो v2 आपको ध्यान है, अगर टेंशन मेरे पास सेम है तो v का फॉर्मूला क्या होता है, √t/μ। तो v क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ। और इसकी वैल्यू यहाँ पर μ2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है μ1 से, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो गई v2 से। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v1 मतलब पहले वाली, द रिफ्लेक्ट कहाँ गया, इफ द इंसिडेंट हैज, इंसिडेंट वेव हैज स्पीड v, मतलब v1 को दे रखा है आपको v, और ट्रांसमिटेड वेव मतलब v2 को स्पीड दे रखी है आपको v', मतलब v की वैल्यू v' से ज़्यादा होगी। मतलब c आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जाके थ्योरी को देखो आप, थ्योरी के अंदर एक एक चीज़ मैंने बारीकियां ली हुई है। हालांकि वो क्रैश कोर्स का वीडियो है, लेकिन उसके अंदर हर चीज़ मैंने बताई हुई है। जाके देखें आप, कोई भी एक वीडियो चैप्टर का देखें आप, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या दिया हुआ है? द इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस बाय टू वेव्स described by y1 equals to ym sin omega t, y2 equals to this। ठीक है, ym is the same for both the wave and phi is the phase angle। ठीक है, टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ये बोल रहा था मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हुई है, पूछ रहा है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है। देखो आई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा, a1 स्क्वायर है ना, दो वेव के रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ये होता है मेरे पास, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, 2a1 a2 कोस फाई। ये मेरे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने देखा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब a मैक्स होगा, a मैक्स, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब ए मैक्स कब होगा? ए मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए मैक्स अपन पढ़ चुके हैं, ए मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा? दोनों एम्पलीट्यूड का सम। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? वाई एम, और इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है? वाई एम। तो ये हो जाएगा वाई एम प्लस वाई एम, कितना हो गया? 2ym, 2ym एम्पलीट्यूड हो गया। और ये दोनों सेम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2ym के बराबर कब होगा? जब कोस फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। ये अपने देखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब कोस फाई की वैल्यू 1 होगी। और फाई क्या है? फेज डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है ना, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर तो क्या एंगल कितना? ओमेगा टी, और यहाँ पर एंगल कितना? ओमेगा टी प्लस फाई। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से फेज डिफरेंस निकल के आएगा फाई। तो ये फाई क्या है? यहाँ पर फेज डिफरेंस है। तो कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। या मैं बोलूँ कोस फाई अगर 1 है तो कब आएगा? तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हो गया? तो इंटेंसिटी मैक्सिमम को जब एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना हो गया? 2 टाइम्स, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। इंटेंसिटी कितनी बनेगी? 4 टाइम्स। और कौन से एंगल पर और कितने फेज डिफरेंस पर? 5 = 0 पे। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखो क्या है। इसने क्या पूछा है? टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्या बोला? द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी अचीव्ड एट पॉइंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ ईदर वेव। भाई इंटेंसिटी 4 टाइम्स, इंटेंसिटी जो है 4 टाइम्स, किसी एक वेव का 4 टाइम्स है इंटेंसिटी। लेकिन ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्वाइस। पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, कि मैक्सिमम इंटेंसिटी तो अपने देखा कितनी होगी? 4 टाइम्स होगी। ये बोल रहा है सिम 2 टाइम्स। और 5 = 0 पे होगा, एकदम करेक्ट है, लेकिन ट्वाइस नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा। तो ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी अचीव्ड एट अ पॉइंट इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ ईदर वेव एंड अकर्स इफ 5 = 0। बिल्कुल करेक्ट है, 4 टाइम्स निकाला। फिर देखो क्या, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट कैन बी अचीव्ड एट दैट पॉइंट इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। अभी अपने देखा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ ईदर वेव। किसी भी एक वेव के एम्पलीट्यूड का 2 गुना जो होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो सी एकदम करेक्ट है बिल्कुल। व्हेन द इंटेंसिटी इज 0। अब इंटेंसिटी 0 कब होगी? इंटेंसिटी 0 कब होगी? जब नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। नेट एम्पलीट्यूड 0 कब होगा? अगर मैं ए मिनिमम लिखूं, ए मिनिमम अगर यहां से लिखें तो ए मिनिमम क्या आएगा मेरे पास? a1 - a2। और a1 - a2 की वैल्यू क्या होगी? 0। और 0 कब होगी? दोनों एम्पलीट्यूड, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी? पाई। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। तो देखो यहाँ पर क्या है? द इंटेंसिटी इज 0। इंटेंसिटी 0 का मतलब एम्पलीट्यूड 0, बिल्कुल ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट फाई क्या होगा? पाई के बराबर होगा। सो डी भी एकदम करेक्ट बोल रहा है, मतलब ए विल बी योर राइट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है। राइट चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स अ वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विच पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इन फेज। कौन सा पेयर पार्टिकल का जो होगा वो सेम फेज में होगा? देखो हमेशा किसी भी वेव के अंदर देखो, दो आइडेंटिकल पोजीशन पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कौन, क्या बोल रहा हूं मैं? दो आइडेंटिकल पोजीशन का मतलब क्या हो गया? समझना, ये एक वेव साइकिल हो गया, ये दूसरा वेव का साइकिल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दो पार्टिकल कौन से सेम फेज में होंगे, तो मैं बोलूंगा एक तो ये वाला पार्टिकल और अगला साइकिल के, और दूसरा साइकिल देखो उसमें ये वाला पार्टिकल। ये दो पार्टिकल क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। यहाँ पर देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल क्या होंगे? दोनों सेम फेज में होंगे। इस वाले पार्टिकल को देखो थर्ड, और इस वाले पार्टिकल को देखो थर्ड, ये दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। इस वाले पार्टिकल को देखो और इस वाले पार्टिकल को देखो, फोर्थ पार्टिकल, ये दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। समझ में आ रहा है? तो
आइडेंटिकल पोजीशन, दो अलग अलग साइकिल के अंदर अगर आइडेंटिकल पोजीशंस अगर अवेलेबल है तो वो हमेशा क्या होता है, सेम फेज में होते हैं। अब आइडेंटिकल पोजीशन देख लो यहाँ पर, सबसे पहले ए और डी देखो, तो ए और डी तो हो ही नहीं सकते भाई, हटाओ। बी और एफ देखो, बी और एफ, बी नीचे जाते हुए है और एफ ऊपर चढ़ते हुए, मतलब ये भी आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी और ई देखो, सी और ई क्या है, सी और ई भी क्या है, मैंने क्या बोला, एक साइकिल के अंदर दो पार्टिकल कभी भी सेम फेज में नहीं हो सकते, तो ये एक तरीके से ये ए से लेके ई तक ये एक ही साइकिल के अंदर है, तो ये तो कभी आपस में सेम फेज में होंगे ही नहीं है। बी और जी, बी और ये जी, ये दोनों सेम फेज में होंगे, देखो आइडेंटिकल पोजीशन आ गई मेरे पास अलग अलग साइकिल में, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड 10 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर अराइव एट अ गिवन पॉइंट विद अ सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो 3 वेव है, उनके एम्पलीट्यूड दे रखे हैं, मैं बोलता हूँ एक अपन तीनों एम्पलीट्यूड बनाते हैं। देखो सबसे पहले पहला वाला एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, वो कितना है, सपोज 10 है, ठीक है, ये 10 है, और सक्सेसिव फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है। तो दूसरा वाला जो बनेगा 4, वो 4 जो बनेगा वो इससे π/2 एंगल डिफरेंस पे बनेगा, ये π/2 पे बन गया ये 4, और तीसरा वापस π/2 पे, मतलब सेकंड, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा वापस π/2 पर, मतलब इससे π/2 आगे, मतलब इधर, ये कितना हो गया मेरे पास 7, ये हो गया मेरे पास 7, तो तीनों आ गए मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास 10, ये हो गया मेरे पास 4 और ये हो गया मेरे पास 7। तो इसने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, देखो इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या हो गया, सिंपल, 4 तो रहने दो आप इसको, 4 तो यूं क्यों चलेगा, 10 और 7 का रिजल्टेंट क्या होगा 3, 10 और 7 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 3, ये 3, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, और 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो गया मेरे पास 5, सो सी 5 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज। सोनोमीटर वायर मतलब दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, फिक्स्ड है ना, एक सोनोमीटर वायर की बात करें, दो एंड के है ना, दो एंड के बीच में वायर फिक्स्ड होता है, ठीक है, सोनोमीटर वायर हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज एंड एट द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज। देखो अगर आपको ध्यान हो, दो पॉइंट के बीच में अगर एक फिक्स्ड वायर है ना, उसकी थ्योरी अगर आपको ध्यान हो, सपोज ये दो पॉइंट है, इसके बीच में अगर वायर फिक्स्ड है और अगर उसके अगर अंदर सिंगल लूप बनता है, अब इस तरीके से वाइब्रेशन दो कि सिंगल लूप बनता है और लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है L, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आती है वो अपनी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो F1 जो होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2L मल्टीप्लाइड बाय V। अगर मेरे पास नंबर ऑफ लूप्स अगर मेरे पास कितने आ जाते हैं इसी लेंथ में, अगर नंबर ऑफ लूप अगर मेरे पास 2 आ जाते हैं इसी लेंथ के अंदर, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो बनेगी ये बनेगी आपके पास, ये क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ लूप्स है तो 2 डिवाइडेड बाय 2L मल्टीप्लाइड बाय V, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है, और ये क्या होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेच सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज। अब ये पता नहीं कौन से वाले मोड की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने वाइब्रेशनल अलग अलग मोड्स पढ़े होंगे, ये मेरा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, इस तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन चलते हैं। अब ये 350 हर्ट्ज जो है मुझे पता नहीं है कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, 450 के बारे में भी मुझे पता नहीं भाई कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये पता है मुझे कि ये दो कंसेक्यूटिव मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मैं बोलता हूं कि भाई 350 हर्ट्ज के अंदर नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं n, तो इसके अंदर कितने बन जाएंगे n+1। तो देखो इस 350 को अगर मैं लिखूं तो 350 फ्रीक्वेंसी को अगर अपन लिखें यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ लूप्स डिवाइडेड बाय 2L मतलब L इज द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर अगर दिया हुआ है, एंड मल्टीप्लाइड बाय V, ऐसे ही पढ़ोगे आप। और इस तरीके से इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, 420 इक्वल्स टू n की जगह क्या आ जाएगा n+1, और बाकी चीज़ें वो की वही रहेगी 2L मल्टीप्लाइड बाय V। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो दोनों डिवाइड करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया 0 0, 2L V कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ से फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, इसको काट दो आप, 7 5 जा 35,
7 6 जा 42, तो ये हो गया 5/6 और इधर आ गया n/n+1। तो इस 5 को n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5n+5 और इधर आ जाएगा मेरे पास 6 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 6n। तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब पूछा क्या है, इसने पूछा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। इसने पूछी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, दिस v/2l, मतलब इसने पूछी आपको v/2l की वैल्यू, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है n/2l इंटू v की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 350। मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मुझे v/2l मालूम करना है। तो v/2l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय n, और 350 डिवाइड बाय n कितना हो गया, n की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 70 हर्ट्स। कितना हो जाएगा 70 हर्ट्स। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मतलब एक क्वेश्चन इतने मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम दो तीन चीजें बन रही है। तो इसीलिए क्या है कि ये टेस्ट सीरीज के जितने भी 10 12 20 25 जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप डिटेल में देखें आप अच्छे से, तो आपको क्या है थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें आप सीख भी जाओगे यहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है कि इक्वेशंस ऑफ अ स्टेशनरी वेव, एक स्टेशनरी वेव और एक ट्रेवलिंग वेव है ना। स्टेशनरी वेव अपन ने पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है स्टेशनरी वेव की, और ये इक्वेशन आती है अपने पास ट्रेवलिंग वेव की, ये अपन ने अंदर पढ़ चुके हैं अपन। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फेज डिफरेंस 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, ये x1 और x2 मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बन रही है मेरे पास, जो भी स्ट्रिंग है ना, ये जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर 2 पॉइंट है x1, एक तो x1 पॉइंट है, दूसरा क्या x2 पॉइंट है। इसको मैं लेमडा के टर्म्स में लिखूँ, देखो क्या बनेगा, ये हो गया π/3, k को लिख सकते हो आप 2π/λ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना λ/6। और इसको अगर मैं लेमडा के टर्म्स में लिखूँ, पोजीशन है ये, क्योंकि यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ये आपका x इक्वल्स टू लेमडा हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया मेरे पास x इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करते हैं अपन 3π/2, और ये k की वैल्यू क्या हो गई 2π/λ, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया मेरे पास 3λ/4। मतलब अगर मैं एक यहाँ से वेव बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन मार्क करें तो देखो एक x1 जो पोजीशन है वो कहाँ आ रही है, λ/6 पर आ रही है। λ/6 मतलब ये तो हो गया आपका कितना λ/4, और λ/6 मतलब यहाँ कहीं आएगा ये, तो ये वाली पोजीशन जो होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी x1, ये वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी x1, और x2 देखोगे ये का 3λ/4, 3λ/4 मतलब ये, दिस इज 3λ/4, मतलब ये हो गई मेरे पास x2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों पार्टिकल, अगर ये वेव इधर ट्रेवल कर रही है, ये वेव अगर इधर ट्रेवल कर रही है, तो ये वाला पार्टिकल तो नीचे ट्रेवल करेगा। समझो, अगर वेव को ट्रेवल करवाऊँ, समझना, वेव को अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा ये। अगर फोटो ऐसा बनाता हूँ मैं, ये देखो, ये वेव ट्रेवल, ये वेव का ट्रेवलिंग बना रहा हूँ मैं, ये वेव अगर इधर ट्रेवल कर रही है, तो x1 वाला जो पार्टिकल है वो एक तरीके से नीचे आता हुआ दिखाई देगा मेरे को, और x2 वाला पार्टिकल जो यहाँ पर था वो ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। वो क्या आएगा, ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। तो जब आपके पास, जब स्टेशनरी वेव की बात करोगे, जब आप स्टेशनरी वेव की बात करते हो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या, मतलब समझने के लिए, तो समझने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5/1 फॉर द फर्स्ट वेव। तो ये फर्स्ट वेव के केस में जो फेज डिफरेंस आएगा 5/1, वो कितना आएगा मेरे पास पाई। ये पाई क्यों लिखा, क्योंकि x1 वाला पार्टिकल जो अगर वो नीचे आ रहा है तो x2 वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसे भी देख सकते हो, अगर 2 कंसेक्यूटिव लूप है, एक लूप ऊपर की तरफ है, एक लूप नीचे की तरफ है, तो इसके दोनों लूप के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा आउट ऑफ फेज होते हैं, वो हमेशा अपोजिट फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। इस लूप के सारे पार्टिकल्स अगर नीचे आ रहे होंगे तो इसके ऊपर जा रहे होंगे, हमेशा अपोजिट फेज में होंगे। तो इसलिए फेज डिफरेंस फॉर द स्टेशनरी वेव विल बी पाई। ये वेव एक्चुअल में मूव नहीं कर रही है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये मूव करती इधर तो पार्टिकल नीचे जाता, ये इधर मूव करती तो पार्टिकल ऊपर जाता, इसलिए फेज डिफरेंस मेरा क्या हो गया फर्स्ट केस में 5/1। और क्या बोला कि द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इज 5/1 फॉर द फर्स्ट वेव एंड 5/2 फॉर द सेकंड वेव। अब सेकंड वेव क्या, ट्रेवलिंग वेव है। ट्रेवलिंग वेव के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, और k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या हो गया, पाथ डिफरेंस।
पार्ट डिफरेंस सीधा यूज करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अभी k के टर्म्स में दिया हुआ है तो सीधा इसको यूज कर लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा k x2 हो गया मेरे पास 3 पाई बाय k माइनस, और ये हो गया कितना पाई बाय 3k। यहाँ से एक मिनट 3 पाई बाय 2 क्या है ना ये, तो देखो यहाँ से मैं k तो ये आ गया मेरे पास, ये k तो कैंसिल हो जाएगा, देखो k कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, k तो कॉमन आके कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पर 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3, तो 6 तो मेरे पास क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 पाई और ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 7 पाई बाय 6। ये क्या आ गया मेरे पास, ये फेज डिफरेंस कौन सा है सेकंड केस में phi2। इसने पूछा क्या है phi1 अपॉन phi2, तो phi1 अपॉन phi2 यहाँ से डिवाइड कर लो आप, तो phi1 कितना आ गया पाई और phi2 कितना आ गया मेरे पास 7 पाई बाय 6, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रेशियो 6:7। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 17 का क्या आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि टू स्ट्रेच्ड वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली। दो स्ट्रेच्ड वायर है, ठीक है, सेम लेंथ है, इफ रेडियस डेंसिटी एंड टेंशन of wire A are respectively twice those of wire B। मतलब देखो सबसे पहली बात तो A वायर की लेंथ और B वायर की लेंथ मेरे पास सेम है, रेडियस A वायर की जो है वो ट्वाइस है B वायर से, डेंसिटी A वायर की जो है वो ट्वाइस है B वायर से, और तीसरा क्या दे रखा है टेंशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A वायर की टेंशन जो है वो ट्वाइस है बी वायर से। ठीक है, इसने पूछा है अब देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए रिलेटिव टू दैट ऑफ बी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अभी मैंने बताया था, वो कितना है v अपॉन 12। लेंथ तो सेम है और v अपॉन 12 को और क्या लिख सकते हो, v तो हो गया आपके पास कितना t अपॉन रो इंटू ए एंड डिवाइडेड बाय 12। अब देखो यहाँ पर L तो सेम है और टेंशन भी 2 टाइम्स से रो ए सब चेंज हो रहे हैं। एरिया को भी लिखना चाहो तो यहाँ से आप लिख सकते हो, फाइनल देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रो मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा मेरे पास 12। तो देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पाई कांस्टेंट है और ये 12 कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ दोनों की इक्वल है, तो टी अपॉन रो इंटू आर स्क्वायर रूट टी अपॉन, इसको अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया टी अपॉन कितना हो गया रो इंटू आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब इसने बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए, मतलब एफ ए रिलेटिव टू बी, मतलब एफ ए अपॉन एफ बी अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एफ ए का मतलब ये हो गया टी ए अपॉन रो ए अपॉन आर ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा मेरे पास टी बी है ना, एफ बी लिखोगे आप टी बी रो बी आर बी स्क्वायर। यहाँ से बस देख लो आप यहाँ पर, अब देखो टी ए अपॉन, अब यहाँ से लिख देते हैं टी ए को सारे ए अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, टी ए कितना है 2 टाइम्स, सारे 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स टी बी है, रो कितना है 2 टाइम्स रो बी है, रेडियस आर ए कितनी 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4 आर बी स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है रो बी आर बी स्क्वायर अपॉन टी बी। बस यहाँ से देख लो, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे आपके पास ये टी बी रो बी आर बी स्क्वायर, टी बी रो बी आर बी स्क्वायर, क्या बच गया 2 से 2b, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1:2, कितना आ गया 1:2, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है, स्टील वायर ऑफ मास 4 ग्राम लेंथ 80 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट 2 एंड्स। ठीक है, द टेंशन इन द वायर इज 50 न्यूटन, टेंशन दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू होगी 4, सिंपल, एन की वैल्यू क्या होगी 4, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अगर आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4/2L मल्टीप्लाइड बाय वी, ये हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया ये 2/,
एल वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय लेमडा, एफ से एफ कैंसिल, तो लेमडा ये फोर्थ हार्मोनिक का लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा कितना आ गया, एल बाई टू। एल कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा ये, 40 सेंटीमीटर। मतलब एक लाइन का मतलब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर ध्यान रखिए आपको ये फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखना आनी चाहिए। हमेशा n बाई 2l इंटू वी होती है, हमेशा n बाई 2l इंटू वी होती है, ये आपको हमेशा लिखना आना चाहिए। ठीक है, सो 19 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ टू वायर्स ऑफ वन एंड ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मेटल दिया हुआ है, मतलब रो सेम लेंथ है ना, सेम मेटल का मतलब क्या हो गया, रो ए इक्वल्स टू रो बी, सेम लेंथ का मतलब क्या हो गया, एल ए इक्वल्स टू एल बी, रेडियस विद रेडियस आर इक्वल्स टू 2r, आर एंड इसकी आर दे रखी है, मतलब आर ए पहले वाले दो वायर है ना, पहले वायर का दे रखा है आर और दूसरे वाले वायर का दे रखा है मेरे को 2r, रेडियस 2r है। ठीक है, आर ज्वाइन टुगेदर, वायर को ज्वाइन टुगेदर है। ठीक है, ये वायर दोनों ज्वाइन टुगेदर है, ये भाई साहब ज्वाइन टुगेदर, बहुत बढ़िया, शानदार। द वायर इज यूज्ड एज सोनोमीटर वायर एंड द जंक्शन इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ब्रिजेस। ये कुल मिला के दो पॉइंट के बीच में ये वायर को रखा हुआ है। ठीक है, द टेंशन टी इज अप्लाइड टू द वायर। ठीक है, इफ अ जंक्शन अ नोड इज फॉर्म्ड, जंक्शन पे अगर नोड बन रहा है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन द वायर्स, दोनों के अंदर अगर यहाँ से मैं टेंशन टी देता हूँ, दोनों के अंदर वायर के अंदर नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे, भाई मैं बोलता हूँ इधर बोल रहा हूँ मैं अगर n1 बनेंगे तो इधर मेरे पास बोल रहा हूँ n2 बनेंगे, तो नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो निकालना है, तो n1 is to n2 आपको मालूम करना है। अब देखो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समझे आप, कि भाई फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टी होती है वो सोर्स की होती है, बस इसको आपने कहीं ना कहीं से भाई यहाँ से कहीं ना कहीं प्लग किया होगा, नीचे खींचा होगा, यहाँ से प्रेस करके फिर रिलीज किया होगा, या यहाँ से प्रेस करके रिलीज किया होगा, यहाँ से प्रेस करके रिलीज किया होगा। तो जो एक्सटर्नल जो भी प्रेसिंग आप कर रहे हो तो वो एक तरीके से क्या एक्सटर्नल सोर्स है, तो वो दोनों के लिए कॉमन है। तो सोर्स पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, तो सोर्स दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो पहले वाले के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी और दूसरे वाले के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर नंबर ऑफ लूप्स मेरे पास कितने n1 है, तो n1 अपॉन 2l पहले वाले का मल्टीप्लाइड बाय v, इस तरीके से दूसरे वाले के लिए देखोगे n2 v2 डिवाइडेड बाय 2l2। अब l दोनों की सेम है, मतलब l a l b बोल लो यार, जो भी है ना, ए बी बोल लो, आप समझ जाओ, समझ जाओ यार, समझदार हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब l दोनों का सेम है, तो यहाँ से 2l तो कैंसिल हो गया, मुझे n1 अपॉन n2 निकालना है, तो n1 अपॉन n2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 अपॉन v1 के, और v2 अपॉन v1 क्या है, v2 हो जाएगा मेरे पास टेंशन t2, टेंशन दोनों में सेम होगा, मैंने बताया था सीरीज में अगर दो स्ट्रिंग है तो टेंशन हमेशा सेम होता है, t अपॉन रो 1 और a1, और इधर क्या हो जाएगा रो 2 a2 अपॉन t, ये t से t कैंसिल हो गया, रो भी सेम है, मटेरियल सेम है, अब a2 अपॉन a1, तो a2 को क्या लिखोगे आप, पाई r2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो ये रेशो आ जाएगा r2 अपॉन r1, रेशो कितना हो जाएगा, सही लिखा अपन ने क्या, ये क्या आ जाएगा v1 n2 v2 अपॉन v1 आया ना, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने शायद यहाँ पर, है ना, v2 अपॉन v1, तो ये नीचे रो 2 आएगा, ये रो 2 a2, और ये आएगा रो 1 a1, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पहले क्या v2 है ना, फिर v1 है, तो यहाँ से ये r1 और ये r2 आ जाएगा, तो ये r1 और ये r2 आ जाएगा, तो रेशियो क्या बैठेगा मेरा 1:2। मेरे को क्यों पता पड़ा, क्योंकि मुझे आंसर 1:2 पता था और अपना 2:1 आ गया, मतलब कहीं मिस्टेक करिए, राइट, समझ में आ गया, कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, सो फाइनल आंसर विल बी 1:2। ऑलराइट, तो आपके ऑल 20 क्वेश्चंस कवर्ड, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पेपर दिया हुआ है उस पेपर को अच्छे से करो आप, थ्योरी वाले वीडियो को देखने के पश्चात साउंड वेव का थ्योरी वाला वीडियो देखना, उसके बाद ट्राई करना, राइट। कल वापस मैं अगले वीडियो के साथ में हाजिर होता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल वाला, वापस कोई साउंड वेव वहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके अंदर डॉपलर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कल वाले वीडियो को देखना ना भूलें, राइट। चलो जाने का समय हो गया, बाय बाय, गुड नाइट, कल वापस मिलता हूँ सेम टाइम, बाय बाय।